हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई, चैप्टर नंबर 9। इससे पहले हम लोगों ने डिमांड चैप्टर किया हुआ है बेटा। चैप्टर नंबर 3 हमने किया था थ्योरी ऑफ डिमांड। अगर आप लोगों ने डिमांड चैप्टर अच्छे से कर रखा है, सप्लाई को समझने में ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि सभी टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। हम बात करते हैं डिमांड शेड्यूल की, यहाँ बात करेंगे सप्लाई शेड्यूल की। वहां डिमांड कर्व था, यहाँ सप्लाई कर्व होगा। होगा तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, और जो शेड्यूल होगा होगा तो टैबुलर प्रेजेंटेशन। तो डेफिनेशंस याद करने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। डिमांड कर रखा है, सप्लाई आराम से हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको अगर आपने डिमांड अच्छे से रिवाइज किया हुआ है। तो थ्योरी ऑफ सप्लाई में हम लोग सेम टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हमने डिमांड में पढ़े, बट कंसेप्ट तो अलग है। ओके, तो आइए समझते हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई। शुरू करते हैं क्लास 1 आज की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि थ्योरी ऑफ सप्लाई में सप्लाई होता क्या है। ओके, सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इसी चैप्टर के अंदर है। तो सबसे पहले बात करेंगे सप्लाई होता क्या है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा मैं आपको, जैसे मैंने डिमांड कराया था आपको। आपको डिमांड बहुत अच्छे से समझ में आ गया था, तो ऐसी सप्लाई भी आपको आएगा। तो सप्लाई में सबसे पहले बताएंगे हम व्हाट इज सप्लाई। सप्लाई होता क्या है बेटा? सप्लाई करता कौन है? देखो, डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर, सेलर, फर्म, ये सब सप्लाई करते हैं। तो प्रोड्यूसर बोल लो, फर्म बोल लो। तो सप्लाई जो है, क्या वो स्टॉक से अलग होती है? क्या सप्लाई और स्टॉक सेम है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है कि सप्लाई और स्टॉक दोनों सेम होते हैं क्या? हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं। अगर आपसे पूछा जाए सप्लाई कौन सा कंसेप्ट है, आप हमेशा बोलेंगे सप्लाई एक फ्लो कॉन्सेप्ट है जो पार्ट है। इसका पार्ट है। सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। अगर एक सेलर ने, अगर एक प्रोड्यूसर ने, मान लो हम बोलते हैं कि 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं, जिसमें से एक प्रोड्यूसर जो है ना, वो सारी नहीं बेचना चाहता। जरूरी नहीं है कि सेलर हमेशा सारी बनाए और बेच दे। प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं आज सिर्फ 1000 यूनिट्स बेचना चाहता हूं, 2000 में से मैं ये सेल करने के लिए रेडी हूं, 1000 यूनिट सेल करने के लिए रेडी हूं। अब जितनी यूनिट्स एक सेलर सेल करने के लिए रेडी होता है ना, उसको आप बोलते हो बेटा जी सप्लाई। और जो ये 2000 यूनिट्स थी ना, इसको आप बोलते हो बेटा जी स्टॉक। तो अब बता दो मेरे को कि स्टॉक सप्लाई सेम होते हैं क्या? नहीं सर, बिल्कुल सेम नहीं होते। सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। सप्लाई क्या है? द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सेलर इज रेडी टू सेल। मेरी बात समझना, जितनी एक यूनिट, जितनी भी एक क्वांटिटी किसी कमोडिटी की सेलर सप्लाई करने को रेडी है, आप उसको सप्लाई बोलें। देखो, यहां पर साफ लिखा है कि सप्लाई इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी। इट इंडिकेट्स ओनली द विलिंगनेस, कितनी सेलर सप्लाई करना चाहता है, कितना वो सेल करना चाहता है गिवन प्राइस पे। प्राइस पता होनी चाहिए, हाउ मच द फर्म इज विलिंग टू सेल एंड हाउ मच इट एक्चुअली सेल्स। बड़ा फर्क होता है। देखिए, मैं आपको सप्लाई की बहुत सिंपल डेफिनेशन बताता हूं। सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सेलर या फिर फर्म इज विलिंग टू सेल, रेडी टू सेल एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मैं कह रहा हूं, डिमांड हो, सप्लाई हो, चैप्टर छोटा हो, बड़ा हो, आसान हो, मुश्किल हो, आप हमेशा हमेशा कंसेप्ट पे जाएं। मेरा फोकस हमेशा कंसेप्ट। आप कंसेप्ट पे जाए कि सप्लाई होता क्या है। इट्स अ पार्ट ऑफ स्टॉक। इतनी मैंने यूनिट्स बनाई है, कितनी मैं बेचना चाहता हूं, जितनी बेचना चाहता हूं वो सप्लाई है। जो मैंने रख ली है अपने पास, कल बेचूंगा मैं, वो स्टॉक है। तो स्टॉक इज स्टॉक, सप्लाई इज फ्लो। सप्लाई को फ्लो कंसेप्ट बोला गया दोस्तों। तो सप्लाई का मतलब क्या होता है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं सिंपल सी डेफिनेशन आपके लिए यहां पर लिखूंगा। इट रेफर्स टू, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, the quantity of a commodity that a seller is willing and able to sell, या फिर आप लिख सकते हो ready to sell, willing and able to sell at a given price। ये जरूर होना चाहिए, अगर प्रोड्यूसर को प्राइस नहीं पता कि क्या है मार्केट में,
तो उसको कैसे पता चलेगा मैं कितने यूनिट्स बेचूं? उसे प्रॉफिट कमाना है ना। एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो सप्लाई की डेफिनेशन हमने सीख लिया है। अब आप लोग जानते हैं कि डिमांड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डिमांड दो तरह की होती है। मुझे याद दिलाओ, डिमांड दो तरह की कौन सी होती है? तो डिमांड दो तरह की थी, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। ऐसे ही यहां पर सप्लाई भी दो तरह की होगी, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई, बहुत सिंपल। तो इंडिविजुअल सप्लाई में आप जो डेफिनेशन लिखोगे सेम एज जो सप्लाई की डेफिनेशन है वही तो लिखोगे। द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सेलर is ready to sell, that a seller is willing or able to sell at a given price and at a given period of time. इंडिविजुअल सप्लाई में सिंगल सेलर की बात होती है, ये आप ध्यान रखें। तो सेम डेफिनेशन आप लिखेंगे जो आपने सप्लाई के लिए किया, इसमें कोई चेंज नहीं। मार्केट सप्लाई में आप बात करते हैं ऑल द सेलर्स की। तो डेफिनेशन में क्या चेंज होता है? बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं डेफिनेशन लिखूं मार्केट सप्लाई की तो क्या लिखूंगा? इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी, सेम डेफिनेशन। दैट यहां पर आप हमेशा चेंज करेंगे मार्केट सप्लाई में। ऑब्वियस ही बात है, मार्केट सप्लाई एक सेलर से तो नहीं बनी, मार्केट में बहुत सारे सेलर्स हैं, तो हर सेलर की सप्लाई को सम करेंगे, जोड़ेंगे, तब जाके बनेगा मार्केट सप्लाई। तो हम यह लिखते हैं दैट ऑल सेलर्स आर रेडी टू सेल, ऑल सेलर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल। तो जब भी मार्केट सप्लाई की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप ऑल सेलर्स यूज करें। ऑल सेलर्स आर विलिंग टू सेल एंड एबल टू सेल एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई आपको समझ में आ गया होगा। यहां बात करते हैं ऑल द सेलर्स की और यहां बात करते हैं सिंगल सेलर की। डेफिनेशन बहुत आसान है, इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अब मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे आपने डिमांड में पढ़ा था कि प्राइस और डिमांड जो है उनका आपस में नेगेटिव यानी इनवर्स इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप होता है तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाई में। अब क्यों? ये क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट है? फाइ कैसे, हाउ, इसको समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसके बेस पे पूरा चैप्टर है। आप जब भी सप्लाई चैप्टर करते हैं ना दोस्तों, तो आप कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर मत सोचो। एज अ कंज्यूमर आपको नहीं सोचना है, आप सोचो एज अ सेलर, जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, आप मुझे पहले बताओ इस सेलर का जो मोटिव होता है, जो गोल होता है, वो क्या होता है? सेलर का गोल होता है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ये सेलर का गोल होता है। अब प्रॉफिट ज्यादा तभी होंगे ना जब सेलर ज्यादा प्राइस पे बेचे। अगर एक सेलर है, मान लो एक फर्म है, एक फर्म है ए, अगर ये कोई भी एक्स वाई जी प्रोडक्ट, मान लीजिए ये गुड एक्स प्रोड्यूस करती है, ये गुड एक्स को अगर मार्केट ए में बेचती है तो 10 रुपए की बिकती है, और मार्केट बी में बेचती है तो 12 रुपए की बिकती है। और कंज्यूमर भी बहुत सारे हैं लेने वाले, यहां पर ए में भी बी में भी। लेकिन मेरे को 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं जिस मार्केट में, मैं वहां ज्यादा बेचना चाहूंगा। आप ये सोचो, देखो बेचना चाहूंगा, डिजायर, एक्चुअल की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कितनी एक सेलर बेचना चाहता है। ऑफर टू सेल, रेडी टू सेल, विलिंग टू सेल। एक बात दिखाता हूं मैं आपको, बहुत बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर देखो, हमेशा सप्लाई का फीचर है सप्लाई इज डिजायर्ड क्वांटिटी, कितना बेचना चाहते हो। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट कंप्राइज द एंटायर स्टॉक, मैंने बता दिया सप्लाई स्टॉक का पार्ट होता है। सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू प्राइस। अगर आप प्राइस देखोगे तब पता लगेगा आपको सप्लाई कितना करना चाहोगे आप। सप्लाई हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से देखी जाती है, ये भी आपको मालूम है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अगर एक प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट
मार्केट ए में 10 रुपए का बिकता है और मार्केट बी में 12 का बिकता है, कॉस्ट उसकी जो प्रोडक्ट की है वो 8 रुपए है, 8 रुपए का सामान बनाया, इसको मार्केट ए में बेचेंगे 10 का बिकेगा, मार्केट बी में बेचेंगे 12 का बिकेगा, मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मार्केट बी में होता है। आप मुझे बताओ एज अ सप्लायर आप कहां ज्यादा बेचना चाहोगे? आप मार्केट बी में ज्यादा बेचना चाहोगे, डिजायर्ड वाली बात हो रही है, तो हमेशा हम बोलते हैं कि जहां प्राइस प्रोड्यूसर को ज्यादा मिलेगा वहीं पर ही प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करना चाहेगा। इट मींस प्राइस और सप्लाई में रिलेशनशिप कैसा हुआ? पॉजिटिव हुआ। इस तरह से देखा जाता है कैसा रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी। तो मैं बोलूंगा देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। एज प्राइस इंक्रीजेस, आपने देखा होगा जैसे जैसे मार्केट में प्राइस बढ़ते हैं हमेशा सेलर चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा बेचूं। अब बच्चों ये मत बोलना सर प्राइस बढ़ेंगे कंज्यूमर तो खरीदेगा ही नहीं, सप्लाई क्यों करेगा प्रोड्यूसर। इतनी लंबी बातें नहीं करनी है आपको। आप जब सप्लाई पढ़ रहे हो तो एज अ सप्लायर, सप्लायर की बात बताओ क्या करना चाहता है। डिमांड अलग चैप्टर था। क्या हमने डिमांड में ऐसा बोला था कि आप प्राइस कम दोगे तो ही आप ज्यादा डिमांड करते हो, सप्लायर को तो प्रॉफिट ही नहीं होगा, आप क्यों देगा आपको कम प्राइस में? हमने ऐसी कोई बात नहीं की। हम डिमांड में डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। सप्लाई चैप्टर में हम एज अ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू कि जहां प्राइस ज्यादा होगा वहीं पर ही एक प्रोड्यूसर ज्यादा बेचना चाहेगा। वेरी सिंपल। तो प्राइस बढ़ता है, सप्लाई भी बढ़ती है। इस चीज को मैं प्रेजेंट कर सकता हूं सप्लाई शेड्यूल से और सप्लाई कर्व से। मेरी बात समझना, सप्लाई शेड्यूल नंबर 1 और नंबर 2 सप्लाई कर्व। आप सब ने डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व पढ़ रखा है। ऐसे ही सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व, दो चीजें और आपके पास आ गई हैं। तो सप्लाई शेड्यूल जो है ये दो तरह का होगा, सभी जानते हैं। सप्लाई शेड्यूल दो तरह का होगा, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और दूसरा कौन सा होगा? मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ऐसे ही जब हम सप्लाई कर्व की बात करेंगे तो हम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व, दो कर्व हमारे पास होंगे। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और दूसरा मार्केट सप्लाई कर्व। तो सेम एज डिमांड आप लोग यहां टॉपिक्स कर रहे हो। अब सब जानते हैं शेड्यूल मींस क्या होता था? टैबुलर प्रेजेंटेशन। और कर्व क्या होता था? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले बताते हैं कि सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? तो हम बोलेंगे इट रेफर्स टू द tabular representation which shows different quantity supplied at different prices। ये होता है सप्लाई शेड्यूल। अगर बात हो रही है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल तो हम बोल देते हैं ऑफ अ सिंगल सेलर। या तो हम बोलेंगे ऑफ अ सिंगल सेलर अगर एक सेलर की बात हो रही है, या फिर हम बोलेंगे ऑफ ऑल द सेलर्स। ऑल द सेलर्स कब बोलेंगे? जब मार्केट सप्लाई शेड्यूल की बात हो रही है। क्योंकि आपको पता है कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होगा। आप बोलेंगे इट रेफर्स टू द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन व्हिच शोज डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाई एट डिफरेंट प्राइस। अगर आप लिखते हैं ऑफ अ सिंगल सेलर तो आप इंडिविजुअल सप्लाई कब लिखने जा रहे हैं, सॉरी शेड्यूल लिखने जा रहे हैं। अगर आप लिखते हैं ऑफ ऑल द सेलर्स तो आप मार्केट सप्लाई शेड्यूल की बात करेंगे। सिंपल डेफिनेशन आसान है। अगर हम सप्लाई कर्व की बात करते हैं तो सप्लाई कर्व क्या होता है? आप हमेशा बोलते हैं सप्लाई कर्व। कर्व मींस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। जब भी हम कोई कर्व बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो आप क्या लिखते हैं? इट रेफर्स टू द
ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, कर्व हमेशा क्या होगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। किसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, सप्लाई शेड्यूल की, ऑफ सप्लाई शेड्यूल। जब आप शेड्यूल को ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो कर्व बन जाता है। अब सप्लाई कर्व दो तरह का है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व। अगर आप लिखते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की डेफिनेशन, इसके लिखते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की डेफिनेशन, तो आप बोलते हैं सेम डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ, आप लिख देते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। जब भी इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की बात हो रही होगी तो इट रेफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को जब आप ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अभी हम बनाकर भी देखेंगे कैसे बने। अगर बात हो रही होती है मार्केट सप्लाई कर्व की, सारी चीजें आप डिमांड चैप्टर में कवर कर चुके हो बेटा। अगर बात हो रही है मार्केट सप्लाई कर्व की तो इट रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कर्व मींस ग्राफिकल, ऑफ, फिर लिखा जाएगा यहां पर मार्केट सप्लाई। जब मार्केट सप्लाई शेड्यूल को आप कन्वर्ट करेंगे कर्व ग्राफ में तो क्या बन जाएगा, मार्केट सप्लाई कर्व। अब इन चारों को, चारों किसको, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को, मार्केट सप्लाई शेड्यूल को, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व को, मार्केट सप्लाई कर्व को, चारों को हम बनाकर देखेंगे। सबसे पहले बनाएंगे हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल सबसे पहले ये बनाएंगे। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में आप लोग क्या करते हैं, दो कॉम्बिनेशन लेंगे, दो टेबल लेंगे आप, एक तो प्राइस का कॉलम बनाएंगे और दूसरा क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप होता है, तो आपने देखा डायरेक्ट पॉजिटिव, तो आप यहां पर पॉजिटिव रिलेशनशिप को दिखाएंगे प्राइस और सप्लाई में। कैसे दिखाएंगे, देखिए, प्राइस मार्केट में मान लीजिए इंक्रीज हुआ 1, 2, 3, 4 एंड 5। जब प्राइस 1 था तो एक सेलर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की 2 यूनिट्स बेचना चाहता था, लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ा सेलर की विलिंगनेस बढ़ गई कि मैं ज्यादा बेचूंगा क्योंकि मेरे को प्रॉफिट ज्यादा। प्राइस बढ़ने पे सोचता है सेलर, तो 4 यूनिट्स बेचना चाहता है, और प्राइस बढ़ा 6 यूनिट्स, और प्राइस बढ़ा 8 यूनिट्स, और प्राइस बढ़ा 10 यूनिट्स। तो प्राइस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे सेलर ज्यादा बेचना चाहता है, तो प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस। ये जो आपकी टेबल बनी है, ये टेबल जो आपकी बनी है, इसको बोलते हैं हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। क्या बोलते हैं इसको, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ये सिंपल बनकर तैयार हो गया। अब इसी को अगर आप ग्राफ में कन्वर्ट करें तो उससे क्या बनेगा, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। आप लोग जानते हैं डिमांड कर्व की शेप क्या थी, डिमांड कर्व की शेप थी डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप था। सप्लाई कर्व की शेप कैसी होगी, आइए देखते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे प्राइस और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई को ले लेंगे। प्राइस आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्वांटिटी सप्लाई आप प्लॉट करेंगे 2, 4, 6, 8, 10। जब प्राइस 1 था तो सप्लाई थी 2 यूनिट्स, आप 2 पर पॉइंट लगा देंगे। प्राइस 2 हुआ, सप्लाई हो गई 4 यूनिट्स, आप 4 पर पॉइंट लगा देंगे। जब प्राइस 3 हुआ, सप्लाई हो गई 6 यूनिट्स, आप 6 पर पॉइंट लगा देंगे। जब प्राइस 4 हुआ, सप्लाई हो गई 8 यूनिट्स, जब प्राइस 5 हुआ, सप्लाई हो गई 10 यूनिट्स। तो इस तरह से आप जब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक कर्व मिलेगा। इसको मैं नाम दूंगा किसका, सप्लाई कर्व। दिस इज सप्लाई कर्व, एस एस। अब ध्यान से देखिए सप्लाई कर्व की जो शेप है तो कैसी है, आप बोलेंगे सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू
राइट। अब टीचर आपसे पूछता है कि क्यों सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, तो आप बोलेंगे बिकॉज देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, इसलिए सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग आता है। तो सप्लाई कर्व आपको समझ में आ गया होगा कैसे बना और कैसा होता है, और सप्लाई शेड्यूल आपके सामने। तो सप्लाई कर्व की डेफिनेशन क्या थी? इट रेफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। शेड्यूल क्या था? इट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन व्हिच शोज डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाई एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ अ सिंगल सेलर। ऐसे ही हम मार्केट सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई कर्व बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनता है, कैसे बनता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल के लिए आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कॉलम बनाएंगे प्राइस का, उसके बाद क्वांटिटी सप्लाई ऑफ ए। देखो मार्केट में एक सेलर नहीं होता है, काफी सारे सेलर होते हैं, तो हमने एक ए ले लिया। दूसरा कॉलम क्वांटिटी सप्लाई ऑफ बी, ठीक है। एक और हम लिख रहे हैं मार्केट सप्लाई, मतलब ए और बी दोनों सेलर्स की सप्लाई को सबमिशन करके क्या मिलेगा हमें? मार्केट सप्लाई। तो इस तरह से आप लोग 3-4 कॉलम्स बना लेंगे, एक प्राइस का, देन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ ए, देन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ बी, एंड देन मार्केट सप्लाई। आप 3 सेलर भी ले सकते हैं ए बी सी, फिर तीनों को जोड़ के बनेगा मार्केट सप्लाई। मिनिमम 2 ले लें आप, ए और बी दोनों सेलर की सप्लाई को जोड़ के मार्केट सप्लाई आ सकता है। तो इससे जो हमारा शेड्यूल बनेगा उसे बोलेंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ओके, तो अब सबसे पहले हम प्राइस लेंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कुछ भी आप ले लो। मान लीजिए मैं इंक्रीज लेता हूं, अगर आप डिक्रीज लेंगे तो सप्लाई भी आपको कम करनी पड़ेगी। तो प्राइस मैंने लिया 1 2 3 4 5। अब प्राइस बढ़ते हैं, सप्लाई भी बढ़ती है, सप्लाई को बढ़ाइए 2 4 6 8 10। अब सेलर बी जो है वो भी ज्यादा बेचना चाहेगा, प्राइस बढ़ रहे हैं तो उसकी सप्लाई थोड़ी अलग ले लीजिए आप, सेम सेम नहीं लेना आपको। मान लीजिए 3 6 9 12 15। अब दोनों सेलर की सप्लाई को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मार्केट सप्लाई बनेगा। तो मार्केट सप्लाई इज 5 6 प्लस 4, दोनों को जोड़ देंगे 10 9 6 15 देन 20 एंड देन 25। ये आपका बन गया मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब इस शेड्यूल से अगर आप ग्राफ बनाएं उसे बोलेंगे आप मार्केट सप्लाई कर्व। अब ग्राफ में कितने कर्व बनेंगे? ऑब्वियसली बात है, ग्राफ में कम से कम 3 कर्व बनेंगे, एक ए सेलर का, एक बी सेलर का और एक मार्केट सप्लाई। तो 3 कर्व एक साथ आप बनाएंगे। सबसे पहले आप एक्स एंड वाई एक्सिस ले लीजिए और देखिए कि मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम सप्लाई आपकी कहां तक जा रही है। तो मैंने जहां तक देखा है शेड्यूल में आपकी मैक्सिमम सप्लाई 25 तक जा रही है। तो आप स्केल इस तरह का ले कि आप 2 4 6 8 10 भी प्लॉट कर पाए और 25 भी प्लॉट कर पाए। तो मैं यहाँ पर 3 का स्केल लेना चाहूंगा ताकि डायग्राम बहुत अच्छा बने, प्रेजेंटेशन अच्छे से हो जाए। तो 3 6 9 12 15 18 21 24 एंड 27। मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया? एक्स एक्सिस पे लिया मैंने क्वांटिटी सप्लाई, और वाई एक्सिस पे क्या लिया मैंने? प्राइस। प्राइस मैंने 1 2 3 4 5 लिए थे, तो 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से आप प्लॉटिंग कर लेंगे, ठीक है। प्लॉट करने के बाद पहले ए की सप्लाई को प्लॉट करेंगे, फिर बी की, फिर मार्केट की। तो ए की सप्लाई कितनी थी? 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6 एंड सो ऑन। मैं सबसे पहले प्लॉट करता हूं, 1 पे 2 सप्लाई थी, 2 समवेयर यहां पर होगा। उसके बाद 2 पर 4 थी, ठीक है, 2 पर 4 प्लॉट कर देंगे। 3 पर 6 थी, 6 प्लॉट कर देंगे। 4 पर 8 थी, 8 प्लॉट कर देंगे। 5 पे 10 थी, 10 प्लॉट कर देंगे। आया समझ आपको? ये जो आपका कर्व बनेगा ये होगा सप्लाई कर्व ऑफ प्रोड्यूसर या सेलर। ये आपका सप्लाई कर्व ऑफ ए बन गया। ऐसे ही आप सप्लाई कर्व ऑफ बी बनाएंगे। बी की सप्लाई देखते हैं,
जब प्राइस 1 था सप्लाई थी 3, जब प्राइस 2 था सप्लाई थी 6, जब प्राइस 3 था सप्लाई थी 9। इस तरह से हम प्लॉट करते जाएंगे 3, 6, 9, 12, 15। तो 1 पे 3 थी सप्लाई, 3 प्लॉट कर दिया। 2 पर 6 थी, 6 प्लॉट कर दिया। 3 पर 9 थी, 9 प्लॉट कर दिया। 4 पे 12 थी तो हमने 12 प्लॉट कर दिया, और 5 पे 15 थी, हमने 15 प्लॉट। ये आपका जो कर्व आएगा इसको बोलोगे आप सप्लाई कर्व ऑफ सेलर बी। तो यहां पे आप लिख देंगे सप्लाई कर्व ऑफ बी। समझ में आपको आ रहा होगा। अब हम मार्केट सप्लाई कर्व प्लॉट करेंगे। जो प्राइस 1 था, मार्केट सप्लाई 5 थी, देन 10, देन 15, देन 20। जब प्राइस 5 हुआ तो 25 हुआ। इस तरह से हम प्लॉट करते हैं। सबसे पहले 1 पे कितनी सप्लाई थी? 5, तो हम 5 प्लॉट कर देंगे। 2 पे 10, हम 10 प्लॉट कर देंगे। 3 पे 15, हम 15 प्लॉट कर देंगे। 4 पे 20 और 5 पे 25। इस तरह से आप लोग प्लॉटिंग करें। ठीक है। अब जब इसको ज्वाइन कर देंगे तो जो हमें कर्व मिलेगा ये थोड़ा फ्लैटर कर्व आएगा। आपको पता है कि मार्केट डिमांड हो या मार्केट सप्लाई हो, कर्व फ्लैटर होगा क्योंकि इंडिविजुअल सप्लाई का समीशन है। तो मार्केट सप्लाई जो आया वो A प्लस बी करके आया, आप लिख सकते हैं। तो मार्केट सप्लाई कर्व जो है वो ये है जो कि फ्लैटर है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि मार्केट सप्लाई कर्व फ्लैटर क्यों होता है, तो आप बोलेंगे क्योंकि प्रोपोर्शनेट चेंज इन मार्केट सप्लाई। ध्यान से देखें, प्रोपोर्शनेट चेंज मतलब मार्केट सप्लाई में 5-5 का चेंज है, इंडिविजुअल सप्लाई में 3-3 का या फिर 2-2 का चेंज है, उनको जोड़ के आपका मार्केट सप्लाई आया। तो मार्केट सप्लाई में प्रोपोर्शनेट चेंज ज्यादा है, रिस्पॉन्स ज्यादा है। जितना ज्यादा प्रोपोर्शनेट चेंज होगा उतना ज्यादा फ्लैटर कर्व होगा। तो मार्केट सप्लाई कर्व जो होता है आपका वो फ्लैटर होता है। इस बात को आपको भूलना नहीं है। मार्केट सप्लाई कर्व इज फ्लैटर बिकॉज proportionate change in market supply is more than the proportionate change in individual supply। ये मार्केट सप्लाई कर्व बन गया। तो मार्केट सप्लाई जो होती है वो सबमिशन होती है किसका? इंडिविजुअल सप्लाई का। ये भी आप ध्यान रखें। तो मार्केट सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, कर्व और शेड्यूल, इस सारी चीजें हम समझ चुके हैं।